हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसका रेजोल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट in such a way that the components so obtained are mutually perpendicular to each other are called rectangular components of given vector। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिस इज़ एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन से हमने कोई वेक्टर ड्रॉ किया लाइक दिस। ठीक है, दिस इज़ वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए है इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, मतलब दो हिस्से हो गए, इसके दो पार्ट में इस वेक्टर को हमने डिवाइड कर दिए कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब ये जो वेक्टर ए था ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था। ठीक है, तो अब इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्स के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हैं दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के हैं दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट भी क्या होंगे, आपके क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आप इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं वेक्टर ए के अलॉन्ग क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में वेक्टर ए के अलॉन्ग क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और उस फोर्स का क्या है, कुछ मैग्नीट्यूड है। तो उस फोर्स का कितना हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है और कितना वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट बोलने का मतलब क्या होता है कि उस फोर्स का कितना पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है और कितना पार्ट फोर्स का वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो ये इसका मीनिंग है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, लेट अस रिजॉल्व वेक्टर ए इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए। अब हमने क्या किया, इस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा। ओके, हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में ना आ रहा हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से आपने एक स्टोन को थ्रो किया। ठीक है, प्रोजेक्ट है, तो आपने स्टोन को थ्रो किया तो स्टोन ऐसे जाएगा इस तरह से और ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से नीचे ग्राउंड पे आपका स्टोन आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, ये ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपने एक स्टोन है आपके पास, स्टोन को आपने स्काई में फेंका तो ऐसे स्टोन जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और दोबारा यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड में नीचे गिर जाएगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टोन जो है, स्टोन आपका एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसने डिस्प्लेसमेंट करी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करी, और वाई एक्सिस ऊपर भी गया और आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कोई पर्टिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसकी मूवमेंट है। ठीक है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ओके, तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो उसके भी दो कंपोनेंट हैं, वो उसका वो एक्स कोऑर्डिनेट में भी मूव कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ वेक्टर ए, वेक्टर ए को हमने इस तरह से एक्स एक्सिस की तरफ
एक कंपोनेंट लिया और वाई एक्सिस की तरफ एक कंपोनेंट लिया। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिए, ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है दैट इज़ ए एक्स, ठीक है, वेक्टर ए एक्स, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको वेक्टर ओ एम। ओके, अब अगर हम देखें वाई एक्सिस की तरफ तो वेक्टर ए वाई इज़ द कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, और वेक्टर ए वाई को ओ एन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और जो हमारा वेक्टर ए है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ओ पी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम पी ओ एम, दिस इज़ पी, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ एम, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस एम पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल देखिए किस तरह से बन रही है, तो ये वेक्टर ओ एम है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा वेक्टर ओ एन के बराबर, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये आपका, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा वेक्टर ओ एम है और ये वेक्टर ओ एन के बराबर होगा, ठीक है। और ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है जो कि आपकी दूसरे ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पे आपकी यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाकर हमने लिख दिया वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी, ठीक है। या तो हम यहाँ पे वेक्टर एम पी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर एम पी है ये। ओके, अब ये वेक्टर एम पी जो है ये वेक्टर ओ एन के बराबर है, तो इसीलिए हमने वेक्टर एम पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एन के इक्वल लिख दिया है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका वेक्टर ओ पी क्या है, वेक्टर ओ पी है आपका वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज़ वेक्टर ए, एंड ओ एम क्या है, वेक्टर ए एक्स, एंड ओ एन क्या है, वेक्टर ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ठीक है। ये जो वेक्टर ए है ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए एक्स क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ए वाई वेक्टर क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, और वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर बी नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर ए गलती से लिख दिया ना, नहीं, ये वेक्टर ए होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, आ चुके हैं, दैट इज़ ए एक्स एंड ए वाई। ओके, अब हम क्या कहेंगे, हमने पहले भी देखा था कि जो वेक्टर ए एक्स है वो किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको शुरू के लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप। ओके, ए एक्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होता है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए एक्स के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो वेक्टर ए एक्स को ए एक्स आई कैप लिखा जा सकता है। और आई कैप क्यों लिखा, जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अपनी डायरेक्शन होती है उसकी, तो हम क्या लगाते हैं, आई कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो वेक्टर ए वाई, ठीक है, वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप, ठीक है। वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए वाई का, और जे कैप क्या है, जे कैप क्या है, यूनिट डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है जे कैप। तो वाई एक्सिस का जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, जे कैप। ओके, तो
यहाँ पर हमने पहले क्या देखा था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो ए एक्स प्लस ए वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको हमने कंपोनेंट्स में बनाकर लिख दिया ट्रायंगल लॉ लगाकर। ओके, सिमिलरली हमने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है, तो वेक्टर ए एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, ए एक्स आई कैप। ओके, और वेक्टर ए वाई जो कि इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर ए का कंपोनेंट है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए वाई जे कैप। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें तो हम जो ए एक्स है, ठीक है, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है ए एक्स, उसको ए की टर्म में लिख सकते हैं हम। अगर हम देखें तो ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है, सॉरी ओ पी ये नहीं होगा, दिस इज़ ओ एम, दिस इज़ ओ पी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। ओ एम ए एक्स है और ओ पी क्या है, ए है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा के बराबर हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें एम पी डिवाइडेड बाई ओ पी, ठीक है, दिस इज एम पी एंड दिस इज ओ पी। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम पी इज इक्वल टू ओ एन के इक्वल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ओ एन किसके बराबर है, ए वाई के बराबर। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा के बराबर हमारे पास आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कि इसको हमने इक्वेशन 3 बोला था, इसको इक्वेशन 4 बोला था। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड का स्क्वेयर करेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर कॉमन आ गया, ठीक है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। तो हमें ए का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर ए था इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या आ गया हमारे पास, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल टू जो इसके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस इसके वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, तो अगर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास उसका क्या है, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड है। और 3 क्या है, 3 है आपका ए वाई। ओके, 3 क्या है, ए वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, क्योंकि इसके साथ जे कैप लगा है ना। ओके, तो आपको ये जो वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो आप क्या करेंगे, बस ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे आप, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 + 9 13 अंडर रूट 13 हमारे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। ये जो वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, तो अब देखिए हमने एक और चीज़ देखनी है कि ये जो वेक्टर ए है इसके एक्स कंपोनेंट के साथ ये जो थीटा है, अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि वेक्टर ए अपने एक्स कंपोनेंट के साथ किस एंगल के ऊपर है, ठीक है, तो हम बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम दोबारा ये 2 इक्वेशन का यूज़ कीजिए आप, एक ये है और एक ये है।
ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो अब, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा कि ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा, ओके। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स के, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। मान लीजिए आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो थीटा कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, ठीक है, टेन इनवर्स 1, टेन की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है, ओके। चलिए, तो इस तरह से आप इसको कंपोनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ समझ में ना आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप दोबारा से देखिए, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं हम, सेम है इसकी तरह, बट अब क्या है कि जो आपका वेक्टर है इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे 3 एक्सिस की बात करी होगी, जो हमने ऊपर देखा तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस थी और एक क्या था, वाई एक्सिस थी। जो वेक्टर थे उसको कंपोनेंट हमने लिए एक एक्स एक्स की तरफ और एक वाई एक्सिस। अब आपके पास एक तीसरी एक्सिस आ जाएगी, वो जो कि अब देखिए एक्स और वाई एक्सिस क्या हैं, दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे से। अब जो जेड एक्सिस होगी ना, ठीक है, जेड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मान लीजिए अगर आप फ़ोन पे वीडियो को देख रहे हैं, तो जो फ़ोन का प्लेन है, ठीक है, तो जो आपके फ़ोन की स्क्रीन है, तो एक एक्स एक्सिस ऐसे बनी है, वाई एक्सिस ऐसे बनी, ठीक है। तो जेड एक्सिस आपके फ़ोन से बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर होना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस, ओके। तो अब हमने ये जो हमारा वेक्टर था इसको हमने 3 कंपोनेंट में, तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और ये कब होगा, जब हमारा वेक्टर किस में होगा, 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन बोलने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। जब किसी प्लेन के ऊपर हमारा पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस होती हैं, ठीक है। जब हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन की बात होगी, अब मान लो जैसे हमारा रूम है, ठीक है, रूम में क्या होता है, रूम में हमारा एक फ्लोर है, ठीक है। फ्लोर क्या है, फ्लोर में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अगर हम उस रूम की हाइट को कंसीडर करें तो जो हाइट होगी रूम की हाइट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी, ओके। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रूम में अगर हमने अपने रूम में कोई स्पेस में, अपने रूम के स्पेस में कोई अगर कोऑर्डिनेट वहाँ पे बताना है, ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे उसकी 3 हमें कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन बताने के लिए। एक तो क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, एक ब्रेड्थ चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ओके। तो हमने क्या किया कि कोई वेक्टर ए लिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मेरे पास ये दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और दिस इज़ द जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब पेपर पे हमने बनाना है तो जेड एक्सिस इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा ये जो वेक्टर ए है, दिस इज़ वेक्टर ए, ठीक है। अब ये वेक्टर ए जो है वो एक्स वाई के प्लेन में नहीं है, पहले क्या था, ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस थी, ठीक है। वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हमारा वेक्टर ए होता था, ठीक है। अब ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है। अब ये मतलब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इसको आप अपना रूम मान लीजिए, ठीक है। एक्स वाई क्या है, आपके रूम की एक बॉल है, तो ये बॉल के ऊपर नहीं आपका वेक्टर ए, ठीक है। ये क्या है, आपका स्पेस में है, ठीक है, जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है ना, वहाँ पे आपका बीच जैसे में आपका वेक्टर ए है, ओके। मान लीजिए आपके ये आपके रूम का एक कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर से स्पेस में, ठीक है, ना कि किसी वॉल के अलॉन्ग, ठीक है, दीवार पे नहीं है ये, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में नहीं है ये मतलब कहाँ पे है, आपके एक जो रूम का जो डायगोनल होता है उसके अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो आपका वेक्टर ओ पी है, दिस इज़ वेक्टर ओ पी, ये आपका क्या है, अब दिस इज़ द वेक्टर ए,
ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे क्या किया, जब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली, तो फिर हमने क्या किया, वेक्टर ए यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि कोई वेक्टर ए है जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पैरेललो पाइप, ठीक है, पैरेललो पाइप यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पे एक पैरेलल पाइप है हमारे पास ये, ठीक है, इस तरह से एक पैरेलल पाइप हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक पैरेलल पाइप है। ओके, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है इसके 3 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक आएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर ओ पी है। ठीक है, वेक्टर ओ पी जो है एक डायगोनल है ये। ठीक है, पैरेलल पाइप क्या है, डायगोनल है। मान लो ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपको रूम की तरह लग रहा है ना आपका। ठीक है, तो रूम का एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। ठीक है, तो ये डायगोनल के रूप में यहाँ पे वेक्टर ए रखा गया है। ठीक है, आपके रूम का एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाया गया है। ठीक है, तो डायगोनल के रूप में। ओके, जैसे चलो मैं यहाँ थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पैरेलल पाइप है हमारा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ए है किस तरह से रखा गया है, ठीक है, डायगोनल के रूप में। यहाँ से ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये वेक्टर ए है। ओके, मतलब डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है, डायगोनल होगा आपका या तो आप यहाँ से इस कॉर्नर की तरफ, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है, डायगोनल। तो वेक्टर ए कुछ इस तरह से रखा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक तो है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये है आपका ए एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये है आपका ए वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग ये है आपका ए जेड। ओके, तो जो आमने सामने वाली पैरेलल साइड्स होंगी, जैसे आपका ये ए वाई है तो ये भी आपका क्या होगा, ए वाई होगा। ठीक है, अब ए वाई क्या है, हाइट है ना इसकी। ठीक है, तो जो भी हाइट्स हैं, जो भी एजेस होंगे तो वो क्या है, ए वाई कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपका ये ए एक्स है तो ये भी आपका ए एक्स के ही बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल ना दोनों और इक्वल होंगे ये। ठीक है, अगर आपका ये ए जेड है तो ये भी ए जेड ही होगा। ओके, आमने सामने पैरेलल साइड है ना, पैरेलल पाइप की है। ओके, तो ये जितने भी एजेस हैं ये क्या होंगे, आमने सामने वाले इक्वल होंगे। ओके, तो इसकी हमें यहाँ पे मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है कि यहाँ पर कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड आर द 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये जो वेक्टर ए है इसके 3 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। ठीक है, तो हम पहले ये जो हमारी ट्रायंगल है ओ टी पी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये ओ है, दिस इज़ पॉइंट टी एंड दिस इज़ पॉइंट पी। ठीक है, ओ टी पी ये क्या है, एक ट्रायंगल है ओ टी पी। ठीक है, इसके ऊपर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ओ टी पी पे, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ टी प्लस टी पी। ठीक है, तो ओ पी क्या है, ओ पी एक यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से डायगोनल ओ टी, दिस इज ओ टी। ठीक है, दिस इज टी पी। ठीक है, ओ टी प्लस टी पी इज इक्वल टू ओ पी। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई ना आपकी यहाँ पे एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओ पी किसके बराबर होगा, ओ टी प्लस टी पी। एक हमने यहाँ पे अपनी यहाँ से खुद का वेक्टर बनाया, हमने क्या, कौन सा वेक्टर बनाया, ओ टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कहा था अगर आपका ओ एस क्या है, वेक्टर ए वाई है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, कंपोनेंट है, तो ये भी क्या होगा आपका ए वाई ही होगा ना। ठीक है, आपका टी पी भी किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी तरह से हमने लिख दिया इसको, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ टी प्लस वेक्टर टी पी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे हम। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम है ओ क्यू आर टी। ठीक है, दिस इज ओ, ठीक है, क्यू, ओ क्यू
आर टी, ठीक है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, ओ क्यू आर टी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ओ टी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ओ क्यू आर टी, दिस इज़ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एक तो होगी आपकी ओ क्यू और दूसरी साइड क्या है, ओ आर, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उनका क्या होगा, डायगोनल, ठीक है, ये क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल क्या था, वेक्टर ओ टी, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ आर। ओके, तो पैरेललोग्राम अलाउ आता है ना आपको, ठीक है, उसमें हम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये जो आपके दो एडजेसेंट साइड होंगे पैरेललोग्राम के, ये किसके बराबर होंगे, इनका सम पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर। ओके, तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ओ टी इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ आर। ओके, तो ये जो वेक्टर ओ टी है ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू के बराबर, ठीक है। पैरेललोग्राम लगाया हमने, कौन सी पैरेललोग्राम, दिस इज़ द पैरेललोग्राम। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ओ टी की वैल्यू ये आ चुकी है, तो ये ओ टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ओ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर टी पी। ओके, अब आपका वेक्टर टी पी वेक्टर ओ एस के बराबर है, वेक्टर टी पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एस। चलो देखते हैं कहाँ पे, तो ये जो वेक्टर टी पी है वो किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है, दोनों ही क्या हैं, पैरेललोग्राम की हाइट हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, ये जो वेक्टर टी पी है वेक्टर ओ एस के बराबर लिखा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आपका वेक्टर ओ क्यू है ये ए एक्स के बराबर है, ओ आर ए वाई के बराबर है और ओ एस जेड के बराबर, ए जेड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो ए एक्स था, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ओ क्यू, ये जो ओ एस था ये ए वाई, ये जो ओ आर था ये ए जेड था, ठीक है, ये तीन कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड थे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली हमारे पास आ गया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू, पहले भी हमने देख लिया ये, वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ओके, सिमिलरली वेक्टर ए वाई को हम लिख सकते हैं ए वाई मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर जे कैप। और देखो जो जेड एक्सिस होती है उसके अलावा जो वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, ए जेड मल्टीप्लाई बाय के कैप। ओके, तो ये हमारे पास फाइनली इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने वेक्टर, ये जो वेक्टर ए है ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के इक्वल है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका वेक्टर ए का अगर हमने मैग्नीट्यूड देखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जो उसके कंपोनेंट हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। जो उसके कंपोनेंट हैं उसके स्क्वायर का, उसको स्क्वायर को ऐड करके आपने क्या कर देना होता है, अंडर रूट कर देना होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आपके पास हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है ये अपने तीनों कंपोनेंट के साथ कितना कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज़ द वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए है। एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। जो वाई एक्सिस है, दिस इज़ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ हमने बोला कि ये बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एंड ये है इसकी जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, इसके साथ ये गामा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या हैं, दीज आर द एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर ए विद देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट
तीन कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारा वेक्टर ए था, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अल्फ़ा, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस थी इसके साथ बीटा एंगल, एंड दिस वाज जेड एक्सिस, तो इसके साथ गामा। ओके, तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, ठीक है, जस्ट ट्राइंगल का यूज़ करके, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये क्या हो जाएगा, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मतलब ए एक्स डिवाइड बाय ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो एक और मेथड है यहाँ पे, अगर आपने ए एक्स के बारे में पता करना है, ए वाई कितना होगा उसके बारे में पता करना है, तो जस्ट बहुत सिंपल है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ए एक्स किसके बराबर होगा, ए कॉस अल्फ़ा के बराबर। सिमिलरली जो आपका कॉस बीटा होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए वाई डिवाइड बाय ए के बराबर। तो ए वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस बीटा के बराबर, ठीक है। और कॉस गामा ए जेड बाय ए के बराबर, तो ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। ओके, तो अगर हमने ए एक्स ए वाई ए जेड निकालना है तो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर ए का ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है ये भी। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हमने अभी देखा कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए बाई ए, ठीक है, और कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्या किया है कि ये जो ए है, ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी कितनी, इतनी, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको यहाँ पे लिख सकते हो। और फाइनली अगर आपने जो आपका वेक्टर ए का, अगर आपने, अब देखिए वेक्टर ए क्या था आपके पास, वेक्टर ए था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अगर आपने वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है, अगर आपने वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपने वेक्टर ए के साथ अगर आपने पूरा ए को डिवाइड किया तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, तो ए एक्स बाई ए आई कैप प्लस ए बाई ए जे कैप प्लस ए जेड बाई ए के कैप, ठीक है। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर को लिखा आपने। अब ए एक्स बाई ए किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा के बराबर। ए बाई ए किसके बराबर होता है, कॉस बीटा के बराबर। और ए जेड बाई ए किसके बराबर होता है, कॉस गामा के बराबर। ओके, तो आपका यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो गया, ठीक है। दिस इज़ योर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ओके, तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिए। थैंक यू।